गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 25 जनवरी के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा और क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपके लिए रिपब्लिक डे की सेल शुरू हो गई है उस पर। तो आपको सभी कोर्सेज जितने भी अवेलेबल है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, वो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट में वहां पर अवेलेबल है, काफी नॉमिनल चार्जेस में सारे कोर्सेज आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को और एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 25 जनवरी के करंट अफेयर का। 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना फाउंडेशन डे मनाता है? 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाता है उत्तर प्रदेश राज्य। यूपी की एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इवन एसएससी की एग्जाम में भी यह क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। 24 जनवरी को फाउंडेशन डे मनाता है कौन? उत्तर प्रदेश राज्य। आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता है ना केंद्र की, वो यूपी से होकर गुजरती। क्यों? क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें देखने को मिलती है 80। यूपी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है 24 जनवरी को और कल इसका 76वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। अंग्रेजों के शासनकाल के पहले ब्रिटिश रूल में अंग्रेजों के शासनकाल में मतलब स्वतंत्रता से पहले जो यूपी का एरिया है ना उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य का और इसको नया नाम मिला यूपी। आपको पता है 24 जनवरी 1950 को ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने भारत के पहले प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन एक स्टेट भी बना था 24 जनवरी 1950 को, उत्तर प्रदेश। आगे चलकर जो फजल अली आयोग कमेटी थी उसके आधार पर भी यूपी का नाम देखने को मिलता है। तो आजादी के बाद 1950 में इसका नाम बदला गया था उत्तर प्रदेश राज्य, जब इसका फॉर्मेशन किया गया। पहले तो अलग नाम था अंग्रेजों के शासनकाल में। एक बार यहां से एक स्टेट भी अलग होकर बना है सन 2000 में। उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी एरिया था उत्तरी क्षेत्र का, उसे अलग करके एक नया स्टेट फॉर्म किया गया, उसका नाम रखा गया उत्तरांचल। वर्तमान में हम उसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो यूपी से अलग होने वाला स्टेट कौन? उत्तराखंड राज्य। उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत 1989 में की गई थी और तब से लेकर यह अभी तक मनाया जा रहा है। यूपी के बारे में कैजुअल फैक्ट अगर हम देखते हैं तो कैपिटल है लखनऊ। किस नदी के तट पर? तो यह देखने को मिलती है गोमती नदी के तट पर, यूपी की कैपिटल। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, सीएम के पद पर योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीटें देखने को मिलती है यहां पर 80, राज्यसभा सीटें देखने को मिलती है 31। यहां पर जो लेजिस्लेचर है विधानसभा है उसकी सीटें हैं 403 और सबसे ज्यादा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की बात करें तो यूपी की विधान परिषद में 100 सीटें देखने को मिलती है। 80 लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा इंडिया में यूपी में हैं और विधानसभा की सीटें 403 सबसे ज्यादा भी हमको यूपी में देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। फाउंडेशन डे कब? 24 जनवरी को। देखिए 24 जनवरी को ही एक बहुत ही फेमस सीएम है, बिहार के 11th सीएम रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, इनकी भी जयंती मनाई गई है। लास्ट ईयर काफी सुर्खियों में थे, अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताना कि लास्ट ईयर कर्पूरी ठाकुर सुर्खियों में क्यों थे, है ना, कमेंट करना। 24 जनवरी को इनका भी जयंती मनाई जाती है। 11वें सीएम थे बिहार राज्य के। आगे आएंगे। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा इस साल? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, कल बताया था मैंने आपको, फिडे रैंकिंग वाला हमारा क्वेश्चन था। फिडे रैंकिंग में इंडिया के सबसे टॉप प्लेयर कौन बने हैं? कौन? डी गुकेश, पढ़ा था कल हमने। तो फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन इस साल किया जाने वाला है इंडिया में।
इंडिया मेजबानी करेगा फीडे शतरंज या चेस वर्ल्ड कप 2025 की। देखिए अभी तक इंडिया में आयोजित होने वाला ये सबसे बड़ा चेस टूर्नामेंट है। 2022 में चेन्नई चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनली अगर हम चेस टूर्नामेंट देखें तो ये इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट सबसे बड़ा है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 आयोजन किया जाएगा इंडिया में। 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाने वाला है और यहां पर 200 से ज्यादा शतरंज के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे पूरे वर्ल्ड के। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2025 की मेजबानी किसके पास है? इंडिया के पास। 2023 में जब फिडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, फिडे चेस वर्ल्ड कप का, तो इंडिया के प्लेयर जो प्रज्ञानंद है वो रनर अप रहे थे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वेजियन प्लेयर हैं चेस के, उनसे हार गए थे। तो मैग्नस कार्लसन ने हमारे आर प्रज्ञानंद को हराया था, जो कि हमारे चेस प्लेयर हैं, और आर प्रज्ञानंद ने यहां पर सिल्वर मेडल जीता था और गोल्ड किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने। हम इंडिया के जो विश्वनाथन आनंद है उन्होंने सन 2000 और 2002 में फीडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। लास्ट ईयर आर प्रज्ञानंद यहां पर रनर अप रहे थे 2023 में जब फिडे चेस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। अब 2025 में फिडे चेस वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? यह किया जाएगा इस साल इंडिया में, अक्टूबर नवंबर मंथ में। प्लेस अभी डिसाइड नहीं है, जहां भी होगा बाद में पता चल जाएगा। तो फिर आप सभी को पता है रिपब्लिक डे है ना, कल रिपब्लिक डे है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। और सेल के बारे में मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं 3 दिन से। तो आप सभी के लिए सभी कोर्सेस वैसे तो काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, लेकिन अभी के लिए आप ऑल सब्जेक्ट ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट है उनकी आपको ई बुक यहां पर अवेलेबल होती है ऑल सब्जेक्ट की 349 में, और ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं जो अभी प्रीवियस ईयर में, मतलब हाल ही में जो एग्जाम्स हुई है 2024 में, उसके एनालिसिस पर बेस्ड होकर ही सारे क्वेश्चन यहां पर फॉर्म किए गए। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक को। दोनों की ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चेकआउट कर लीजिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। यहां पर जाकर आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर है नीचे, वहां पर आप कॉल कर लीजिएगा। आगे आएंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, अच्छा, किस आधार पर तैयार किया जाता है? पहला क्वेश्चन, पूरे वर्ल्ड में कौन सा देश कितना ज्यादा पावरफुल है, किस आधार पर? इकोनॉमी स्टेबिलिटी देखी जाएगी, स्पेशली सैन्य पावर। यहां पर इकोनॉमी स्टेबिलिटी को साइड रख लो, सैन्य पावर ऑल ओवर इसको देख लो, मतलब सेना के खर्चे के लिए किस देश के पास कितना अच्छा फंड है, सैन्य क्षमता कितनी ज्यादा है, हथियार कितने उन्नत टेक्नोलॉजी के हैं, और कितनी अच्छी रणनीति क्षमता है। इन सभी आधार पर पावरफुल देश कौन सा है, सैन्य क्षमता के आधार पर, इन शॉर्ट। तो ये डायमेंशन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को तैयार किए जाने का। 2025 में जो इंडेक्स लाया गया है ना, उसमें सैन्य पावर के आधार पर, सैन्य क्षमता के आधार पर इंडिया को 4th रैंक पर रखा गया है। कौन सी? 4th रैंक, आंसर डी। लास्ट ईयर 2024 में भी इंडिया की इस इंडेक्स में 4th ही रैंक थी सैन्य शक्ति के आधार पर, और इस साल भी इंडिया को 4थी रैंक पर रखा गया है। तो भारत को विश्व की 4थी सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर के रूप में रैंक दी गई है। यहां पर इकोनॉमिकली सेना कितने स्ट्रांग है ये भी देखा जाता है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर रखा गया अमेरिका को, सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री पावर किसकी है? अमेरिका। सेकंड पर आता है रशिया और थर्ड पर आता है चाइना। 4th पर रखा गया किसको? इंडिया को। अच्छा, शुरुआत कब की गई थी? तो इंडेक्स को शुरू किया गया था 2006 में। ग्लोबल फायर पावर नाम का संस्थान जो है वो जारी करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये जारी करता है और हर साल इस रिपोर्ट को निकालता है। इस साल 2025 में 145 कंट्रीज को
मिलिट्री पावर के आधार पर इसने अलग अलग 60 डायमेंशंस के आधार पर रैंक दिए। 60 डायमेंशंस को कैलकुलेट करता है, जो कि पूरे डायमेंशन मिलिट्री पावर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। मतलब मिलिट्री से संबंधित 60 डायमेंशन से के आधार पर इस रैंक को निकाला जाता है। 145 देशों को काउंट किया गया। सबसे ज्यादा अच्छा मिलिट्री पावर, सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर कौन? अमेरिका, सेकंड रशिया, थर्ड पर चाइना। इंडिया की रैंक है 4th। तो ये हो जाते हैं टॉप 5। 4 मैं आपको बता चुका हूं। 5वें नंबर पर आता है साउथ कोरिया। स्कोर छोड़ सकते हैं, स्कोर आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर टॉप कंट्रीज याद रख लेना। हमारी जो नेबर कंट्री है ना, उसमें भूटान को सबसे आखिरी स्थान दिया गया है, 145वां सैन्य क्षमता के आधार पर। सबसे मतलब बोल सकते हैं इकोनो जो मिलिट्री पावर है वो सबसे नीचे। पाकिस्तान की बात करें तो इस इंडेक्स में पाकिस्तान को 12वें स्थान पर रखा गया है सैन्य पावर के आधार पर, जो लास्ट ईयर 9वें स्थान पर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इस मंथ के एंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस का आयोजन किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा, चर्चा किसके बारे में की जाएगी? नाम से समझो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस के क्षेत्र में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट लॉबी है, जो गवर्नमेंट इकोसिस्टम है, उसको और ज्यादा मजबूत करना, और ज्यादा इजी करना जनता के लिए, और डिजिटलाइज करना, है ना। जो हम बोलते हैं ना कि डिजिटलाइज किया जा रहा है, सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं, तो ये इस क्षमता पर स्पेशली ध्यान देना और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। घर पे बैठे बैठे मेरे को कोई भी गवर्नमेंट काम हो, मेरा घर बैठे बैठे हो जाए, अगर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना पड़े, तो ये गुड गवर्नेंस से। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो गुड गवर्नेंस जब जनता के लिए सहूलियत होगी गवर्नमेंट चीजों को लेकर, गवर्नमेंट काम को लेकर, है ना, जितने भी सरकारी काम है, जब जनता उसमें रिलैक्स फील करेगी कि आराम से हो जाता है, तो ये प्रूफ करता है गुड गवर्नेंस को। इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दी। पहले क्या होता था, आधार कार्ड अगर हमको बड़ा बनाना है, दफ्तर जाओ, चक्कर लगाओ, नहीं बन रहा। पैन कार्ड बनाना है, नहीं बन रहा। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट से हमको बनाने होते हैं, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, चक्कर लगाने पड़ते थे, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, है ना। अब क्या होता है, एक क्लिक पर घर बैठे बैठे ऑनलाइन ये सारी चीजें हो जाती है। डॉक्यूमेंट दे दो आप, आपके घर बनकर आ जाएगा। तो ये गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या हर्डल से, डिजिटलाइज कैसे किया जा सकता है ना, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, इसका आयोजन 2 दिवसीय सम्मेलन है, 30 से 31 जनवरी 2025 को किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। एक मिनिस्ट्री यहां पर इन्वॉल्व है इसको करवाने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। इस डिपार्टमेंट के द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी। उद्देश्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके जो सरकारी सेवाएं हैं उनको और ज्यादा ऑथेंटिक बनाना, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, अच्छी बनाना, गुणवत्ता वाली बनाना, यह मुख्य उद्देश्य नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस का आयोजन किया जा रहा है। अभी गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा इस मंथ के एंड में। 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मिलेट्स क्या होता है जानते हैं? मोटा अनाज, फॉर एग्जांपल ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब मोटा अनाज। अगर किसी पेशेंट को शुगर है ना, तो उसे ज्वार या मक्के की रोटी खाने का बोला जाता है, गेहूं की रोटी हटा दो, कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। मोटा अनाज हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, साथ ही साथ पावरफुल अनाज होता है ना, हेल्दी। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले मोटा अनाज ही खाया जाता था। आज भी अगर हम राजस्थान के क्षेत्रों में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा मक्के की रोटी बहुत खाई जाती है ना, ज्वार की रोटी बहुत खाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलेट जो मिलेट्स हैं वो उत्पादित ही राजस्थान करता है, ध्यान रखना।
सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटका। तो 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल, इसका आयोजन भी किया जा रहा है कर्नाटका में, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जो कि मिलेट्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो मोटे अनाज पर यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, छठा इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स। इसका छठा एडिशन आयोजित किया जा रहा है बेंगलुरु में 23 से लेकर 25 जनवरी तक। आज इसका आखिरी दिन है ना। 10 देशों के डेलीगेट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और भारत के 25 से ज्यादा राज्यों के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। मिलेट्स प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसानों को कैसे हम अवेयर करें मिलेट्स प्रोडक्शन के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खेती के लिए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी या की जा रही है। आज आखिरी दिन हो चुका है। 5th एडिशन लास्ट ईयर हुआ था 2024 में और इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 6th एडिशन है 2025 में, आयोजन कर्नाटका। कर्नाटका में उत्पादन के मामले में दूसरा राज्य सबसे बड़ा जो मिलेट्स का प्रोडक्शन करता है, पहले स्थान पर आता है राजस्थान। ज्वार बाजरा मक्का ये सब मोटे अनाज है, ठीक है। विशेषता क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया था। अच्छा, यूनाइटेड नेशन किसी भी साल को किसी पर्टिकुलर साल के रूप में कब घोषित करता है, जब उस चीज को उसे बढ़ावा देना होता है, वर्ल्ड के देशों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना होता है। कल बताया था मैंने। तो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था और अभी 2025 को उसने हिमनद संरक्षण ईयर, ग्लेशियर संरक्षण ईयर के रूप में घोषित किया है 2025 को, है ना। तो 2023 को इसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था 2023 को। हाल ही में आयरलैंड के नए पीएम के रूप में कौन चुने गए हैं? आयरलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, इसके नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए हैं माइकल मार्टिन। आंसर बी, कौन बने? माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए पीएम अपॉइंट किए गए। ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है आयरलैंड, जिसके नए पीएम बने माइकल मार्टिन। देखिए, आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है उन्होंने माइकल मार्टिन को पीएम के रूप में चुना है। पहले भी ये एक बार पीएम रह चुके हैं और अब ये इनका दूसरा कार्यकाल है। पार्टी का नाम है फियाना फॉल, जिसके ये मेंबर है। कौन? माइकल मार्टिन, ठीक है। पहली बार 2020 में ये फियाना फॉल जो इनकी पार्टी है और एक के साथ इन्होंने गठबंधन किया था जिसका नाम था फाइन गेल पार्टी। तो कोलैब गवर्नमेंट यहां पर बनाई थी, तब भी ये 2020 में पीएम बने थे और अब इनका ये दूसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में। आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन बने हैं हाल ही में। यह है आयरलैंड, यूरोप के उत्तर में ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसकी कैपिटल है डबलिन। सामाजिक, पर्यावरणीय और रचनात्मक बदलाव में योगदान के लिए क्रिस्टल अवार्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सोशल, इन्वायरमेंटल और इनोवेटिव फील्ड्स के लिए क्रिस्टल अवार्ड हर साल प्रदान करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस साल भी अभी इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 3 लोगों को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है। अच्छा, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये समझ में आ गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में या फिर क्रिएटिव चेंज, अपने प्रयासों के द्वारा क्रिएटिव चेंज लाने के लिए काम किया हो, प्रयास किया हो, योगदान दिया हो, ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55 एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में। यहीं पर 3 लोगों को इसने क्रिस्टल अवार्ड दिया है। एक है डेविड बेहकम, इनको आप जानते होंगे, आपने सुना होगा। यूके के फुटबॉलर हैं डेविड बेहकम। 20 सालों से यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में ये काम कर रहे हैं, बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए। तो एक क्रिस्टल अवार्ड डेविड बेहकम को जाता है, एक जाता है डायन वॉन फस्टनबर्ग और एक जाता है रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो की बात करें तो ये जापान के,
ओके, जापान के। और डायन वॉन फस्टनबर्ग की बात करें तो ये हमको देखने को मिलते हैं बेल्जियम की। विमेन्स राइट और जेंडर इक्विलिटी के लिए काम किया है डायन वॉन फस्टनबर्ग ने, जो कि बेल्जियम की रहने वाली। एक ये हो गए, और एक रिकेन यामामोटो जो कि जापानी है। जापानी एक इन्वायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है। तो अपने डिजाइन के माध्यम से इन्होंने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए काम किया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो 3 लोगों को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। उन कलाकारों को, व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है जो कि अपनी कला का उपयोग करके वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, सुधारने के लिए काम करते हैं। तो क्रिस्टल अवार्ड उनको दिया जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 3 लोगों को इस साल दिया गया, डेविड बेहकम यूके फुटबॉलर, डायन वॉन बेल्जियम और रिकेन यामामोटो जापानी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पिछले 2-3 सेशंस में हमने इनकी बात भी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी, है ना। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए यह संस्था काम करती है। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, क्योंकि ये जो पांगसाउ पास है, दर्रा है, ये हमको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पांगसाउ पास है। यहीं पर म्यांमार और इंडिया के मध्य में जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको बढ़ावा देने के लिए, दोनों की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। देखिए यहां पर अगर आप एक मैप देखेंगे, शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर, यह है म्यांमार। ओके, यह है म्यांमार की बाउंड्री। यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का एरिया, और यहां पर देखने को मिलेगा ये असम राज्य का एरिया है। ठीक है, तो ये है इधर से असम राज्य, बीच में ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य, ठीक है, ये फैला हुआ, और इधर आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। अब आपको अरुणाचल प्रदेश में यहां पर देखिए येलो कलर में एक क्षेत्र देखने को मिलेगा, यह है हमारा पास, दर्रा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कभी जो अहोम साम्राज्य जो स्थापित हुआ था ना असम में, उसके लोग इसी पास से होते हुए असम में आए थे। इसी पास का इन्होंने यूज किया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, म्यांमार से ये अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करते हुए असम आए थे 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य। ठीक है, तो पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, आंसर ले लिया है कि हमने। पांगसाउ पास कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। पांगसाउ पास अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। इस साल ये जो महोत्सव है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की समाप्ति का जो 80वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अवशेषों को पुनर्स्थापित करने की भी यहां पर घोषणा की। तो इन्होंने ही इनॉग्रेशन भी किया, उद्घाटन भी किया है पर्टिकुलर पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का। अरुणाचल प्रदेश में यह आयोजित किया जा रहा है। भारत म्यांमार की सीमा पर 3727 फीट की ऊंचाई पर, ऑलमोस्ट 1136 मीटर की ऊंचाई पर यह पास देखने को मिलता है। यहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो है पटकई हिल्स। इस पटकई हिल्स में है पांगसाउ पास अरुणाचल प्रदेश में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 13वीं सेंचुरी में जो अहोम जनजाति है, अहोम साम्राज्य, वो इसी पास के माध्यम से आगे बढ़ते हुए असम तक गए थे। तो पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल म्यांमार और इंडिया के मध्य में कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र की जो कल्चर है, परंपराएं हैं, उनको बढ़ावा देना, राज्य के टूरिज्म को बढ़ावा देना, और जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, जो भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा है, वहां पर ट्रेड को प्रोत्साहित करना, यह मुख्य उद्देश्य है इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का। 2007 में शुरू किया गया था और जनरली जनवरी के 3rd वीक में यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के नमपोंग क्षेत्र में। यहां पर एक गांव है, उसी के नाम पर पांगसाउ पास इसका नाम पड़ा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई संजय प्रणाली
किसके द्वारा विकसित की गई है? संजय प्रणाली को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, डिफेंस प्रणाली है, इसको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है इंडियन आर्मी और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। आंसर बी। संजय प्रणाली एक सिस्टम है, इसको आप बोल सकते हैं जैसे सेंसर सिस्टम की तरह, अलग अलग। जैसे क्या होता है, देखिए प्रणाली कैसे काम करेगी भारत में, पहले इसको डिटेल देख लेते हैं तो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, एक सर्विलेंस सिस्टम है जिसको नाम दिया है संजय सिस्टम या संजय प्रणाली, इसको लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी की सर्विलेंस को और ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाने के लिए और ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए इसे डेवलप किया गया। जमीन और हवाई निगरानी सेंसर से डेटा को यहां पर एकीकृत किया जाएगा। देखिए क्या होता है, भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, पंजाब बॉर्डर, या फिर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, और ये जो बाउंड्रीज है, जो हमारी कोस्टल एरिया की बाउंड्रीज है, वहां पर संजय सिस्टम को लगाया जाएगा। जैसे क्या होता है, आप जहां पर भी रहते हैं या कोई एक गार्डन है, वहां पर बहुत सारे कैमरे लगे, बड़ा गार्डन है और बहुत सारे कैमरे लगे हैं अलग अलग जगह पर। अब आपको पता है उन कैमरे का एक्सेस एक जगह किसी रूम में होता है, जहां से कंट्रोल रूम जिसको बोलते हैं, वहां से एक कैमरे से निगरानी रखी जाती है पूरे क्षेत्र पर। अब क्या होता है, जैसे कैमरे तो नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो ठीक है, मॉनिटर कर लेगा कि कोई घुस तो नहीं रहा है, कोई आया तो नहीं, कोई कुछ ऐसी अवैधानिक गतिविधियां तो नहीं हो गई, वो तो डिटेक्ट, वो तो कोई बैठेगा तो समझ में आएगा ना। लेकिन जो संजय सिस्टम है ना, एक सर्विलेंस सिस्टम है, अगर कोई व्यक्ति बाउंड्री पार करके इलीगल घुस रहा है या फिर ऐसी कोई सीमा के आसपास एक्टिविटी दिख रही है ना, तो ये फट से डिटेक्ट करेगा और ये अलार्म देगा, मतलब ये पहले से ही चेतावनी जारी कर देगा, चेतावनी दे देगा हमारी आर्मी को, जो भी इस सिस्टम को कंट्रोल करेंगे उनको, कि भैया यहां पर जो गतिविधियां वो हमको सस्पिशियस लग रही है या फिर थोड़ी सी अवैधानिक लग रही है ना, संदेह की दृष्टि से इसे देखा जा सकता है। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम यहां पर डेवलप किया गया है, सर्विलेंस सिस्टम है ये। कैमरे लगाए जाएंगे जहां पर भी जरूरत होगी, जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और दूसरे जो अलग अलग जो मशीन्स हैं, ड्रोन अपॉइंट करना होंगे तो ड्रोन अपॉइंट किए जाएंगे। तो इस तरीके से एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम को हाल ही में लॉन्च किया गया है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इसे नाम दिया गया है संजय सिस्टम। ओके, ये प्रणाली सेना को एक एक्यूरेट और रियल टाइम जानकारी प्रोवाइड करेगी, जो हमारे युद्ध क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र, वहां की एक्यूरेट और रियल टाइम, मतलब जैसे ही वहां घटना घटी वैसे ही आपको चेतावनी दे देगी, सूचना दे देगी, अलार्म कर देगी। तो इसे नाम दिया गया है संजय सिस्टम। ठीक है, तो इसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, इंडियन आर्मी और बीईएल ने इसे मिलकर डेवलप किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। आपको पता है 2025 को जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिफेंस में ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, हमारी इंडियन आर्मी को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए, और ज्यादा रेगुलेट करने के लिए, और ज्यादा टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाए, इसीलिए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में मनाया जा रहा है 2025 डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2025 में अगर हम थीम की बात करते हैं तो एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, 2025 की थीम ध्यान रखना, काम आएगा। इस साल 7th इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सबसे पहली बार 2018 में इसकी घोषणा की थी और दिसंबर में घोषणा की गई थी, तो अगले साल 2019 में पहली बार 24 जनवरी को इसे मनाया गया।
इंडिया में जो नेशनल एजुकेशन डे है वो हर साल मनाया जाता है 11 नवंबर को, तो इसे भी याद रखिए और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को भी याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर 25 जनवरी के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सरला एविएशन ने भारत का पहला ईवीटोल एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च की? तो इसे नाम दिया है इसने शून्य। हाल ही में शतरंज की फीडे रैंकिंग में सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं कौन? डी गुकेश, अभी हमने बात की थी इनकी। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तमीराभरणी करुमेनियार नंबियार नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो यह शुरू की जा रही है तमिलनाडु। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन लेह और जम्मू कश्मीर। 2025 में यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है 2025 को? तो अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। हाल ही में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। और हाल ही में धनंजय शुक्ला को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इसके अध्यक्ष बने हैं धनंजय शुक्ला। ये रिवीजन हो गए हमारे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखिए। जनवरी 2025 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया उसमें भारत को रैंक दी गई है 85। लास्ट ईयर हमारी रैंक थी 80, अब हो गई है 85। इतिहास में बिहार का लुम्बिनी जाना जाता है गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस के रूप में। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार इतिहास में हर्यक वंश के पहले ज्ञात संस्थापक माने जाते। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस संशोधन के तहत आंग्ल इंडियन या एंग्लो इंडियन सीटों का आरक्षण समाप्त किया गया? रावलपिंडी एक्सप्रेस उपनाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? और हिमाचल प्रदेश में कौन सी रामसर साइट का क्षेत्रफल सबसे छोटा 20 हेक्टेयर है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।